हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड चैनल। सो आज मैंने एक दूसरा कैमरा यूज़ किया है, मतलब दूसरा सेल फोन। तो अगर इससे क्वालिटी अच्छी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और अगर जैसी कि वैसी रहती है तो भी मुझे बताएं। जैसे कि अच्छी हो तो मैं ये मोबाइल कंटिन्यू करूँगी सेल फोन, अगर बुरी होती है तो मैं अपने ही मोबाइल से कर लूँगी। और हमें लॉकडाउन तक वेट करना पड़ेगा एक अच्छा कैमरा या फिर सेल फोन के लिए। सो पॉइंट पे आते हैं। हम लोग ने जैसे बताया था कि 26 चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले। सो 26 चैप्टर का नाम क्या है? रिएक्शंस ऑफ इनोलेट्स विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, द aldol एंड क्लेजिन रिएक्शंस। सो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या, नाम का मतलब क्या है। रिएक्शंस, ओके। इनोलेट्स मतलब अभी तक हम 2 चैप्टर में देखते आ रहे इनोलेट्स क्या है। तो भाई ये जो ग्रुप है इसको हम इनोलेट बोलते हैं विथ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये जब दोनों की रिएक्शन होगी तो हमें सेल्फ कंडेंसेशन होगा। ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, द aldol एंड क्लेजिन रिएक्शन। तो ये दोनों के मतलब मैं नहीं बता रही क्योंकि ये दोनों का एक वर्ड या एक सेंटेंस में मतलब नहीं बनेगा। ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में है, दोनों रिएक्शंस में। तो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। सो ओके, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जब हमारा इनोलेट और जब हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो इनोलेट फॉर्म करता है, और फिर वो जो इनोलेट है वो वापस दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। अगर आपको याद हो तो हमने एस्टर्स की और आल्डिहाइड की जब अल्काइलेशन देख रहे थे तो ये जो सेल्फ कंडेंसेशन था ये हमें बीच में इंटरफेयर कर रहा था, तो फिर हमने उसके सॉल्यूशंस भी देखे थे। तो यहाँ वो चैप्टर में हम अच्छे से डिटेल में जाएंगे सेल्फ कंडेंसेशन में। तो ये पूरा चैप्टर किस बारे में है? रिएक्शंस ऑफ इनोलेट्स विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो ये जो रिएक्शन है वो लास्ट चैप्टर के बारे में है। और बेस के साथ रिएक्ट किया, इनोलेट बना, इनोलेट के साथ अल्काइल ग्रुप अल्काइलेशन किया तो हमें अल्काइलेटेड कंपाउंड मिल गया। सो सीधा डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं, aldol रिएक्शन। तो aldol वर्ड जो है वो 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से आया है। सो वो है अल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी अल्डिहाइड और अल्कोहल। सो अल्डिहाइड और अल्कोहल से ये वर्ड आया है, अल्डिहाइड अल्कोहल, aldol। सो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले हमारा बेस जो है वो अल्डिहाइड है, वो बेस के साथ रिएक्ट करके इनोलेट फॉर्म करेगा। अभी हमने इतनी बार देखी है इनोलेट फॉर्मेशन, तो अब हमें ये बीच वाला इंटरमीडिएट के बिना ही हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि हमें हमारा डबल बॉन्ड कहाँ आएगा। वो प्रैक्टिस से आएगी, जादू नहीं था, मिरेकल नहीं था। सो जैसे ही एक बार इनोलेट फॉर्म हो गया, ये क्या करेगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड है उसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा, और उसको हम बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन इसलिए क्योंकि भाई जो ओरिजिनल रिएक्टेंट है उसने एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, कंपाउंड नहीं एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, और वो जो मॉलिक्यूल है वो फिर से वो ओरिजिनल के साथ ही मतलब अंदर अंदर हो रहा है। सो सेल्फ कंडेंसेशन। सो ये जो हमारा इनोलेट है वो इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब देखो ये इनोलेट है, इनोलेट का डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड ये हमारे कार्बोनिल को रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे से क्यों रिएक्ट करेंगे? क्योंकि ये जो हमारा इनोलेट है वो न्यूक्लियोफाइल है और जो हमारा कार्बोनिल है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे है? देखो, एक तो वैसे ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल। और ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफिलिक है। सो ये कैसे इसके पे रिएक्ट करेगा? ये जो कार्बोनिल का कार्बन और ये जो इनोलेट का जो डबल बॉन्ड है ये दोनों एक दूसरे के साथ कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बनाएंगे। सो ये जो बॉन्ड बना ये हमारा नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन। हमारा जो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज थी वो हाइड्रो प्रोटोनेशन करेंगे तो OH आ जाएगा, ये बन गया हमारा aldol प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये बात एक ज़रूरी है याद रखने की, जो हमें पूरा चैप्टर में आएगा कि जो इनोलेट है वो न्यूक्लियोफाइल के तरीके से ऐड करता है और जो कार्बोनिल है वो इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से ऐड करता है। अब एक और बात, ये जो aldol है यहाँ दिख रहा है कि भाई अल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, पर अगर ये कीटोन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता ना तो हम उसको कीटोल नहीं बोलते, हम उसको aldol ही बोलते हैं, क्योंकि aldol है ना एक जनरल टर्म दे दिया है इन्होंने, और हम सारे रिएक्शंस को aldol ही, ऐसे कंपाउंड जो भी फॉर्म होते हैं उसको हम aldol ही बोलेंगे।
नेक्स्ट हम लोग सेम रिएक्शन कीटोन के साथ देख लेते। तो कीटोन में इन्होंने लिया एसीटोन। ये सिमेट्रिकल ग्रुप है, इसलिए हमें टेंशन नहीं है कि किस तरफ का प्रोटॉन जाएगा, कोई भी तरफ का जाएगा प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। बेस आया, बेस ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, इनोलेट फॉर्म हो, इनोलेट हमारे वापस इसी को ग्रुप को अटैक करेगा। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में नया डबल बॉन्ड बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट। अभी देखो यहाँ है अल्डिहाइड नहीं है ये ग्रुप, ये है कीटोन और अल्कोहल, पर हम लोग फिर भी इसको हम लोग अल्डोल ही बोलेंगे, ठीक है। सो हाँ, एक और चीज़ कि ये जो एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमने किया वो किसके प्रेजेंस में किया, हमने डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में किया। और ये जो एसीटोन का रिएक्शन है वो हम इनसोल्यूबल बेरियम हाइड्रोक्साइड में करते हैं। तो ये दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग लो ले रहे हैं, मतलब बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग कम ले रहे हैं। तो वैसा क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास बेस ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, यहाँ के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और ये H और ये दोनों और ये OH मिला के H2O बना देंगे, और H2O मतलब डिहाइड्रेशन होगा। सो डिहाइड्रेशन होके हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो कंपाउंड बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये इसलिए बनता है क्योंकि ये ऑब्वियसली अल्फा बीटा कंपाउंड है, वो ज़्यादा स्टेबल है। पर अगर बेस ज़्यादा हुआ तो वो पॉसिबिलिटी होगी। हम देख लेते हैं उसका रिएक्शन कैसा है। सो ये हमारा ये जो हमारा अल्डोहल मतलब एसिटाल्डिहाइड से बना, और ये हमने एसीटोन से बनाया। तो ये दोनों में सेम चीज़ है, अगर बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो ये हमारे यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, और फिर बाद में ये हाइड्रोजन जाएगा, मतलब पहले ये इनोलेट फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली हमने बात की थी। अल्फा प्रोटॉन जाएगा तो इनोलेट फॉर्म होगा, और फिर ये इनोलेट फॉर्म होगा, फिर ये OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड वापस। सो दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सेम चीज़ कीटोन में होगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सो अब देख लो ये स्टेप, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन कौन लेगा, बेस ले लेगा, जैसे हाइड्रोजन लेगा इनोलेट फॉर्म हो, और उसके बाद ये, और हाँ ये हमने बेस कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन स्टेप किया। एसिड कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन स्टेप भी कर सकते हैं। तो एसिड कैटेलाइज्ड के साथ कैसे करेंगे हम, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप वो एसिड के साथ पहले वो बनाया इनोल, जैसे इनोल बनाएगा, मतलब सबसे पहले हम कंपाउंड बनाएंगे फिर उसका डिहाइड्रेशन देखते हैं। सो ये इनोल बना, अब ये इनोल बना मतलब ये OH चला जाए, अगर प्रोटोनेट हो जाए, चलो प्रोटोनेट हो जाए तो इनोलेट बनेगा, वो हमारा रिएक्शन था बेस के साथ। अब ये है इनोल, तो इनोल के साथ क्या होगा, ये जो इनोल है ये कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ अटैक करेगा। ये हमारा इनोल था, ये हमारा इनोल था, ये इनोल ने हमारे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया। कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में नया डबल बॉन्ड बना। अब यहाँ ये हमारा अल्डोल हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये OH ग्रुप, ये हमारा बन गया अल्डोल। पर यहाँ से फिर से अगर एक्सेस में एसिड हुआ तो क्या होगा, ये H+ यहाँ आ जाएगा, H2O फॉर्म करेगा, और ये H2O एक साथ लिविंग ग्रुप अच्छा है तो वो निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। देखो ये H2O था, ओके, ये H2O बना, H2O निकल गया, जैसे ही H2O निकल जाएगा यहाँ का हाइड्रोजन निकल के ये दोनों डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। सो ये जो बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सो ये हमने देखा बेस के साथ कैसे रिएक्शन होगी, एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगी। एक छोटा सा पॉइंट है, बेस के साथ है ना एलिमिनेशन रिएक्शन जो हुई वो E1CB से टाइप की हुई, और एसिड में जो हुई वो E1 एलिमिनेशन हुई। यहाँ मैं वो नहीं समझा सकती डिटेल में, क्योंकि एलिमिनेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है जो हम देखने वाले हैं अभी ये नेक्स्ट सेशन में, तो इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं करवा रही। तो आप ये टेंशन मत लेना, जब वो करवाएंगे तो ये याद नहीं रहेगा। पर मैंने मार्क किए हुए हैं कहीं कहीं नोट्स कि जब मैं वो चैप्टर कराऊंगी तो या ये चैप्टर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर डाल दूंगी उसमें, तो हमें वो उस तरीके से समझ में आएगी। बात यह है जो एलिमिनेट हो रहा है वाटर का मॉलिक्यूल वो कौन सी मेथड से हो रहा है, तो बेस में है E1CB और एसिड में है E1, ठीक है। सो इजी लगा अभी तक, कुछ खास नहीं। हमने अल्डोल देखा, अल्डोल के बाद हमने उसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल के हमने उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना दिया। सो नेक्स्ट है अल्डोल रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब जब कीटोन करवा रही, जब पहला रिएक्शन हमने देखा तभी मैंने बताया था
कि जो ये हमारा कीटोन था वो सिमेट्रिक था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन जाएगा, कंपाउंड तो हमें वही मिलेगा। अब बात है अगर अनसिमेट्रिक कंपाउंड, अनसिमेट्रिक मतलब ये जो दोनों ग्रुप्स होंगे दोनों अलग होंगे, तो हम क्या करेंगे, कौन सा प्रोटॉन निकालेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों ग्रुप में से एक जो है ग्रुप उसके पास है ही नहीं अल्फा प्रोटॉन्स। अगर अल्फा प्रोटॉन्स है ही नहीं तो ये जो ग्रुप है, चलो है कंपाउंड अनसिमेट्रिक, पर ये ग्रुप का तो सवाल ही नहीं आता, ये हाइड्रोजन है ही नहीं तो जाएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली इस तरफ वाला इनोलेट फॉर्म होगा। ठीक है, सो जैसे ही इस तरफ वाला इनोलेट फॉर्म होगा फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है अगर दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन हो तो क्या करना है, तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आएगा। पर पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक तरफ के जो ग्रुप है ना उसके पास अल्फा प्रोटॉन्स है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो जाने का सवाल ही नहीं आता, तो हमारे पास चॉइस ही एक बच जाती है। अच्छा, इनोलेट की ये जो पोजीशन है डबल बॉन्ड फॉर्म होने की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो डबल बॉन्ड है वो वहाँ दूसरे मॉलिक्यूल से वहाँ से रिएक्ट होने वाला है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने वाला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, इसलिए मैं यहाँ डिटेल नहीं जा रही, पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि हमारे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ देखो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वैसे कंपाउंड्स देखते जिसमें ऐसा होता, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, अगर आपको पता, सॉरी टर्शरी अल्काइल ग्रुप, वही 1 2 3 4 ब्यूटाइल ही आएगा। सो जैसे ही पता चलता है, देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, इनोलाइज होगा, ये डबल बॉन्ड बन गया, सेम इसी ये जो ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करके हमें aldol कंपाउंड दे दिया इन्होंने। ठीक है, एक और जगह देखते हैं जहाँ कार्बोनिल दोनों कीटोन में से एक ही तरफ प्रोटॉन हो, जैसे कि अगर फिनाइल की रिंग अटैच हो तो यहाँ कार्बन नहीं है, तो ऑब्वियसली यहीं से जाएगी। ठीक है, सो अनसिमेट्रिकल प्रोटॉन में ये एक स्पेशलिटी है, अगर एक तरफ है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन तो वहाँ जाने का सवाल ही नहीं आता, दूसरा तरफ ही पॉसिबिलिटी आती है। अब देख लो ये, तो ये थोड़ा अलग है, जैसे कि अभी तक हम थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रुप्स देख रहे थे, ये है कि साइक्लिक रिंग है और इसमें एक तरफ ऑक्सीजन एटम है जिसके पास प्रोटॉन नहीं है, और दूसरा है ये हमारा कार्बन जिसके पास प्रोटॉन्स है और वो वहाँ से निकलेगा। तो देखते हैं ये बेस जो है वो क्या करेगा, यहाँ के प्रोटॉन्स एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा हमारा इनोलेट बन गया, इनोलेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है उसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब ये जो हमारा इनोलेट फॉर्म हुआ ये हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैक करेगा। कार्बोनिल ग्रुप के साथ कहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, प्रोटोनेशन होगा, OH आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्सेस बेस था समझ लो, तो क्या होगा, हमारा वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा, ये OH और ये H जाएगा, तो ये हो गया ये प्रोडक्ट। देख लो यहाँ से OH गया, यहाँ का सॉरी सबसे पहले बेस था तो यहाँ का एक हाइड्रोजन गया तो यहाँ इनोलेट फॉर्म हुआ, इनोलेट फॉर्म होने के बाद ये यहाँ से OH एलिमिनेट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये थोड़ा अलग इसलिए था क्योंकि ये साइक्लिक रिंग थी, तो थोड़ा अलग रिएक्शन था मतलब। अब बात ये है कि चलो ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ऐसी है यहाँ डिस्कस करेंगे हम जो नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे कि ये रिएक्शन देखो, ये स्टेप जो मिला हमें, ठीक है। तो अगर आपको याद हो 6th चैप्टर में हमने देखा था कि कार्बोनिल ग्रुप था, उसमें जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो ये क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब बात ये होती थी उसमें कि अगर कोई लिविंग ग्रुप हो, अच्छा लिविंग ग्रुप हो, तो वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो ये जो है टेट्रा, उसको हम लोग इसको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते थे। तो यहाँ देखो ये जो कार्बन है, अगर ये कार्बन ये इसका ऑक्सीजन, सपोज कर ये इसके 3 ग्रुप है, तो ये तीनों ग्रुप में से अगर कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप है वो चला जाए तो ये कार्बोनिल कंपाउंड वापस बन जाएगा। तो सोचो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है। अगर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये यहाँ OR आ जाएगा। देख लेते रिएक्शन किधर गया, यहाँ ये रहा, हाँ। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये O- आएगा, ठीक है। अब बात ये है अगर हमारा ये साइक्लिक रिंग नहीं होता तो हमारा पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई लिविंग ग्रुप चला गया, हमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप मिल गया।
जैसे कि यहाँ अगर लिविंग ग्रुप R1 R2 में चला जाए तो हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये R1, ये E बनता और ये हमारा कार्बोनिल वापस मिल जाता हमें। पर बात ही ये है कि हमारा जो यहाँ कंपाउंड है वो रिंग फॉर्म में है, तो ये लिविंग ग्रुप चला नहीं जाएगा, खाली ये ग्रुप से दूर हो जाएगा। अच्छा, अब दूर हो जाएगा तो इसकी दूसरा मतलब उसके बाद क्या होगा, तो ये ये ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के इतने नजीक है कि ये प्रोटोनेशन होने से पहले, प्रोटोनेशन OH होने से पहले ये क्या करेगा, वापस इसके पास जाके रिंग फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि रिंग फॉर्मेशन 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है और ये लैक्टोन फॉर्म हो रहा है, तो लैक्टोन स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहाँ, पर ये हो नहीं रही है यहाँ। ठीक है, सो पॉसिबल ब्रेकडाउन ऑफ अ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इन अ लैक्टोन और अल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो बन तो हमारा एक नॉर्मल तरीके से रिएक्शन है, यही प्रोडक्ट आएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर बात यह है कि यहाँ एक ऐसा कंपाउंड था जहाँ एक पॉसिबिलिटी आ रही थी, सो वो पॉसिबिलिटी क्यों कैंसिल हुई वो हमने यहाँ बताया। ठीक है, सो अभी तक हम देख रहे थे सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन में क्या हो रहा था, हमारा जो एक ग्रुप था, जैसे कि सपोज करो हमारा एल्डिहाइड, तो यही एल्डिहाइड के इनोलेट फॉर्म और उसका दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, अनदर एल्डिहाइड ऑफ द सेम, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे थे। मतलब हमारा एल्डिहाइड था वो तो सेम था। अब जो हम क्रॉस कंडेंसेशन देखेंगे उसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा जो इनोलेट फॉर्म करेगा और दूसरा एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ओके, सो एक अगर एल्डिहाइड या कीटोन एक इनोलेट फॉर्म करेगा और दूसरा कीटोन या एल्डिहाइड हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एक एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, एक एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। ये डिफरेंस है सेल्फ कंडेंसेशन और क्रॉस कंडेंसेशन के बीच में। सेल्फ मतलब एक ही हमारा रिएक्टेंट है, उसके दो अलग अलग फॉर्म है और वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, हमारे जो रिएक्टेंट्स है वही अलग है। यहाँ रिएक्टेंट सेम है, उसके दो अलग फॉर्म है। यहाँ हमारे रिएक्टेंट्स ही अलग है, उसमें से एक इनोलेट बनाएगा, एक कार्बोनिल बनाएगा, वो दोनों रिएक्ट करेंगे। देख लेते हैं। ठीक है, अब ये तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है, किसी के भी दिमाग में आ जाएगा ये क्वेश्चन कि ये दोनों कंपाउंड है, अब इसमें से कौन इनोलेट फॉर्म करेगा, कौन कार्बोनिल बनेगा। चलो अब मैं है ना इनोलेट की जगह मैं न्यूक्लियोफाइल बोलने की कोशिश करती हूँ। सो ये दोनों में से कौन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और कौन एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, इनोलेट। इनोलेट मतलब अल्फा प्रोटॉन्स होने चाहिए। अब देखते हैं यहाँ, इसके पास यहाँ तो नहीं है अल्फा प्रोटॉन्स, यहाँ है CH3, तो यहाँ इसके पास अल्फा प्रोटॉन्स है, तो ये इनोलेट बन सकता है। यहाँ देखते हैं, ये कार्बोनिल, इसके पास हाइड्रोजन्स नहीं है, इसके पास तो कार्बन ही नहीं है कि हाइड्रोजन्स ढूंढे, तो इसके पास तो अल्फा प्रोटॉन्स है ही नहीं। तो जब अल्फा प्रोटॉन्स है ही नहीं तो ये एज अ इनोलेट तो काम करने ही नहीं वाला, क्योंकि ये इनोलेट बनाएगा ही नहीं। तो ये इनोलेट बना सकता है, तो ये एज अ इनोलेट बनेगा। और ये जो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये है हमारा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल में बात ये है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो भाई कैसे, क्योंकि यहाँ NO2 ग्रुप है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। अगर उसको मेरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाना है तो मैं कैसे करूँगी, मैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करूँ मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक हुआ। वही बात अगर इलेक्ट्रोफिलिक की देखो, तो इलेक्ट्रोफिलिक वैसे ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, उसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालूँ तो वो और इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा। ठीक है, सो हमारा जो एक तो था न्यूक्लियोफाइल, वो इनोलेट बना। ठीक है, और जो हमारा दूसरा था वो इनोलेट तो नहीं बन सका, पर वो इलेक्ट्रोफिलिक बना। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक बना, उसमें भी उसका प्लस पॉइंट ये था कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था जो उसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा था। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ये हमारा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये पता चल गया। फिर आप रिएक्शन कर लो।
बना। अब इसको इनोलेट कैसे बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इनोलेट बन गया। अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, सॉरी नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। देखो ये कार्बन और ये कार्बोनिल का कार्बन, मतलब एक्चुअली में ये इन्होंने 2 स्टेप एक साथ दिखा दिए। हम मैकेनिज्म देखते हैं, आपको समझ में आएगा। शुरुआती से मैं अगर एडवांस सिखा दूँ तो कंफ्यूजन तो आने ही वाला है। किधर गया, ओके ये हमारा इनोलेट हमारे कार्बोनिल पे रिएक्ट किया, क्या होगा, यहाँ कार्बोनिल हुआ या O- है, प्रोटोनेशन हो गया, OH हुआ, OH होने के बाद ये हमारा कंपाउंड मिल गया हमें। पर एक्सेस बेस होने की वजह से क्या होगा, बेस हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग, वापस ये H बेस ले लेगा, जैसे ये ले लेगा ये इनोलेट फॉर्म करेगा, फिर ये OH ग्रुप लीव करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो बेस ने ये ले लिया, जैसे ले लिया इनोलेट फॉर्म होने के बाद ये यहाँ से रिलीज होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन है वो फिर से डबल बॉन्ड हो जाएगा, बन गया। और ये बेस के प्रेजेंस में है इसलिए E1CB मैकेनिज्म यूज हुई। ठीक है, सो रिएक्शन सिंपल था। बात ये थी कि 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, इसमें से हमें एनालाइज करना है कि कौन न्यूक्लियोफाइल के तरीके से ऐड करेगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल के तरीके से एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो इनोलेट बना सकता है, इनोलेट वही बना सकता है जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रोफाइल जो वो है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इसका मतलब वो और भी अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक छोटा सा ये भी आता है कि चलो बात हो गई कि भाई ये जो, चलो यही कंपाउंड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ बात हुई ये इनोलेट फॉर्म होगा, ठीक है। अब इनोलेट फॉर्म होने के बाद इसके पास 2 चॉइसेस आती है। ये जो इनोलेट है वो इसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और इस ऐसे वाले भी तो और कंपाउंड्स होंगे सॉल्यूशन में, उसके साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं। तो वो इसी को क्यों चुनता है, इसके 2 रीजंस है। पहला तो मैं अभी आप लोग को बिना पूछे ही बता दिया मैंने कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, तो जो इनोलेट है वो किसको अटैक करेगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात कौन सी थी, स्टेबिलिटी की। सो स्टेबिलिटी में ऐसा होता है, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में ऐसा होता है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, हमें 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 6th चैप्टर से ही पता है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से। ठीक है, तो हमारा इनोलेट के पास चॉइस है, वो कीटोन को रिएक्ट कर सकता है या तो वो एल्डिहाइड को रिएक्ट कर सकता है। वो किसको रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड को। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है और उसकी रिएक्टिविटी और बढ़ाने के लिए हमारे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ा रही है। ठीक है, ये है हार्ड नहीं, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो तो पता चल जाएगा। ओके, सो ये पूरा था, मैंने समझा दिया। इनोलेट हैव कुड हैव अटैक्ड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ, ये मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, ठीक है, तो ये बात पता चल गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक और रिएक्शन में। ओके, यहाँ अब देखो ये रिएक्शन है ना, इन लोग ने लिख के दिखाई है पर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे प्रूव किया है। तो देखो ये हमारा है कीटोन, ये है अल्डिहाइड। बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कीटोन करेगा कि अल्डिहाइड। जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स होगा वो इनोलेट बनाएगा। इसके पास है नहीं है, इसके पास है नहीं है, सो ये तो इनोलेट फॉर्म नहीं करने वाला। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है का रोल प्ले करेगा। अब ये है CH3, तो इसके पास अल्फा प्रोटॉन्स है, ये बनाएगा इनोलेट। इनोलेट बनाएगा मतलब ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा, सॉरी ये इनोलेट है तो ये किसको अटैक कर सकता है, ये कीटोन को भी अटैक कर सकता है और एल्डिहाइड को भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अब 2 चीज आती है। पहली चीज, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा है, तो ये इसमें पॉसिबल ज्यादा ये है कि ये क्रॉस के जगह ये सेल्फ करेगा। इसके पास कीटोन है नो डाउट, पर ये रिएक्टिव नहीं है ना, और रिएक्टिव नहीं है वो तो ठीक है, क्राउडिंग भी ज्यादा है इसमें। सो 2 रीजन आते हैं। पहली बात, एक तो कीटोन और एल्डिहाइड की कंपैरिजन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जो कीटोन है वो एक तो रिएक्टिविटी भी कम है और क्राउडिंग की वजह से वैसी रिएक्शन और कम होने वाली है। ठीक है, तो
इसलिए क्या होगा, ये दो रिएक्टेंट होने के बावजूद भी ये सेल्फ कंडेंसेशन दे देगा। सो ये जो रिएक्शंस हो के ये जो इन्होंने दिखाया है कि भाई इनोलेट किधर गया, हाँ ये एल्डिहाइड है, ये इनोलेट फॉर्म होके यहाँ रिएक्ट करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं था? क्योंकि एक तो ये क्राउडेड था, और दूसरी बात इसकी और इसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करो तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये सेल्फ ज्यादा प्रेफर करेगा रादर देन क्रॉस। सो क्रॉस की कुछ कंडीशंस है वो फॉलो करनी है। पहला, वन पार्टनर ओनली मस्ट बी केपेबल ऑफ इनोलाइजेशन। जो हमारे दो रिएक्टेंट होती है R1 और R2, ये दोनों में से कोई एक ही जन इनोलाइज कर सकता होना चाहिए। इनोलाइज कौन करेगा? जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स होंगे। तो दोनों में से एक ही रिएक्टेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स हो। दूसरी बात, अदर पार्टनर मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ, ओके, जो दूसरा है वो इनकेपेबल ऑफ इनोलाइजेशन, उसके पास अल्फा प्रोटॉन्स नहीं होने चाहिए, एंड शुड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द इनोलाइजेबल पार्टनर। ये एक पॉइंट है जो इन्होंने भी लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट सबको याद रहती है कि भाई अगर जो दोनों में से एक के पास इनोलाइजेशन के लिए अल्फा प्रोटॉन्स चाहिए। ये पॉइंट सब लोग भूल जाते हैं। एवरीवन रिमेंबर्स द फर्स्ट बट इट इजी टू फॉरगेट द सेकंड वन। सेकेंड वन में पहला क्राइटेरिया चलो पता चल जाएगा, एक प्रोटॉन है तो दूसरा नहीं होना चाहिए, बट जो इलेक्ट्रोफिलिक, अरे यार, मस्ट बी इनकेपेबल एंड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द इनोलाइजेबल पार्टनर। अब ये इनोलेट बन गया, सपोज करो यहाँ हमारा R2 के पास अल्फा प्रोटॉन्स थे, वो इनोलेट बन गया, पर R2 इनोलेट बना, ठीक है, R1 ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू R2। जैसे हमने यहाँ देखा, अगर R1 कीटोन है तो ये जो इनोलेट फॉर्म हो वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्रॉस पॉसिबल ही नहीं होगा, ये इसके रहने के बावजूद भी ये सेल्फी हो जाएगा। तो दो कंडीशंस याद रखो, पहला दोनों में से एक ही इनोलाइजेशन होना चाहिए, और दूसरी बात जो दूसरा वाला है जिसके पास अटैक करना है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी ज्यादा हो। ठीक है, आई होप मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं कर रही। वैसे तो मेरा लैंग्वेज सिंपल है, पर फिर भी सबको सबकी समझ नहीं आती। सो नेक्स्ट है मैनेज रिएक्शन। सो मैनेज रिएक्शन में क्या है कि इन लोग फॉर्माल्डिहाइड यूज करते हैं। तो फॉर्माल्डिहाइड देखो, फॉर्माल्डिहाइड एक ऐसा रिएक्शन है जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स नहीं है, तो वो इनोलेट फॉर्म नहीं करेगा, ये बात पक्की हो जाती है। ठीक है, तो उसके साथ अगर आप कोई भी कीटोन यूज करो जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स हो तो वो रिएक्शन हो सकती है। अब थोड़ा डिटेल में जाएंगे वैसे वैसे और पता चलेगा एग्जैक्टली मैनेज रिएक्शन क्या है। अब इन्होंने क्या किया है, क्रॉस, ओके, हाँ, ये एक छोटा सा रिएक्शन दिया। उससे पहले ये वाली कॉलम है वो बता दूं, ये फॉर्माल्डिहाइड के बारे में हमने 6th चैप्टर में भी देखा था और 9th चैप्टर में भी देखा था कि फॉर्माल्डिहाइड है वो एज अ मोनोमर अवेलेबल नहीं है, पोलीमर के तौर पे अवेलेबल रहता है हमें। तो वो जो भी हमने देखा था पहले, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। सीधा यहाँ आते हैं एसिटाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन देखते हैं। अब एसिटाल्डिहाइड और फॉर्माल्डिहाइड में, अब फॉर्माल्डिहाइड के पास तो अल्फा प्रोटॉन्स है नहीं, तो वो एज ए इनोलेट फॉर्म नहीं करेगा। कौन करेगा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के पास तो है भी अल्फा प्रोटॉन्स, जाएगा इनोलेट फॉर्म करेगा। इनोलेट जैसे ही फॉर्म करेगा ये हमारे फॉर्माल्डिहाइड पे रिएक्ट कर देगा। जैसे फॉर्माल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा ये कंपाउंड मिला, प्रोटोनेशन होगा, यहाँ बना अल्डोल। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट ये आता है कि यहाँ पे रिएक्शन खत्म नहीं होती। ये रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन्स है वो ज़्यादा, और फॉर्माल्डिहाइड है ना, एक तो पहली बात वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और दूसरी बात कि हमने बेस ज़्यादा डाला हो तो ये क्या करेगा, ये दूसरा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे, दूसरा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके इनोलेट फॉर्म हो। इनोलेट फॉर्म होने के बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ हमारा फॉर्माल्डिहाइड है ना वो वापस रिएक्ट करेगा, तो हमें सेकेंड अल्डोल, देखो ये पहला वाला मिल गया। अब ये हमारे बेस ने हाइड्रोजन निकाला, इनोलेट फॉर्म हो, इनोलेट वापस हमारा फॉर्माल्डिहाइड जो है ना, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वापस रिएक्ट करेगा और सेकेंड अल्डोल बनाएगा। सेकेंड अल्डोल के साथ भी सेम, यहाँ अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, तो वो बेस यहाँ फिर से आएगा, फिर से अटैक करेगा, फिर से इनोलेट फॉर्म होगा, फिर से फॉर्माल्डिहाइड, और ये बन गया थर्ड अल्डोल। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो फॉर्माल्डिहाइड है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, इसलिए वो तुरंत रिएक्शन अगर थोड़ी सी भी उसको मिलती है छूट तो वो तुरंत रिएक्ट, यहाँ तो मिल रही है, उसके पास 2 प्रोटॉन है, बेस एक्सेस में डालो, प्रोटॉन निकला तो फॉर्माल्डिहाइड पहुंच गया। अब यहाँ भी रिएक्शन खत्म नहीं होती है। यहाँ क्या हो रहा है, ये 3 अल्डोल तो जॉइंट हो गए। अब ये जो हमारा फॉर्माल्डिहाइड भाई साहब है वो फिर से एक हाइड्रेट डाई आयन के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे यहाँ पे,
और इसको भी ये वो अल्कोहल में कन्वर्ट करके क्या हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, पेंटा एरिथ्रिनॉल, जिसमें ये भी ये 3 तो बनाए हमने, और ये जो कार्बोनिल था उसको भी उन्होंने अल्डोल में कन्वर्ट कर दिया। सो पहले छोटी सी बात आती है कि भाई हाइड्रेट डायआयन क्या है। तो कैनिजारो रिएक्शन होती है। कैनिजारो में क्या होता है, ये हमारा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में हाइड्रेशन इन बेस होता है। तो हाइड्रेशन इन बेस से क्या होगा, ये जो OH माइनस है वो यहाँ अटैक करेगा। अब ये ग्रुप बन गया, ये हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट समझ लो। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे ये हमारा OH था वो डीप्रोटोनेट होगा, डीप्रोटोनेट होगा तो ये ग्रुप बन गया हमारा हाइड्रेट डायआयन। तो ये जो हाइड्रेट डायआयन है, अच्छा ये आप बताओगे ये कैसे आया ये सॉल्यूशन में। तो भाई ये जो कैनाइजारो रिएक्शन का कहना ये है कि हमारा एल्डिहाइड था, बेस भी था, तो ये है ना एक्सेस क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट होता, बट एटलीस्ट सम ऑफ इट विल बी प्रेजेंट एज अ डायआयन। तो जैसे ही थोड़ी भी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है तो ये क्या करेगा, जैसे ये प्रेजेंट होगा ये कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा पता है, ये अभी पीछे भी आएगा बॉक्स में, कि हमने है ना देखा था 6th चैप्टर में शायद देखा था कि NaBH4 की रिएक्शन देख रहे थे हम, NaBH4। तो ये हाइड्रेट कैसे दे रहा था पता है ना, ये BH4 था, तो ये हाइड्रेट कैसे दे रहा था, ये एक हाइड्रोजन दे रहा था क्योंकि भाई इसको BH3 बन के स्टेबल होना था। तो ये वैसी चीज़ यहाँ होगी, क्या होगा, ये जो डायआयन फॉर्म हुआ ना, ये क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन दे देगा। तो भाई क्यों देगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट आयन बनेगा कार्बोनिल बन के, ये जो फॉर्मेट आयन ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये अपना हाइड्रोजन किसको देगा, इसको। तो जैसे ये इसको हाइड्रोजन दे देगा यहाँ पे, ये O- हो जाएगा, प्रोटोनेशन करो, यहाँ अल्कोहल बन गया। ठीक है, अभी थोड़ा कैनिजारो के बारे में मैंने जो बोला ना वो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखो वो जो हमने डायआयन के बारे में देखा, सेम चीज़ यहाँ रिपीट होगी। ये जो हमारा डायआयन था वो अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना दे देगा इसको, डायआयन जो है वो क्यों देगा, अच्छा यहाँ इन्होंने एज अ फॉर्मल्डिहाइड ने कोई भी अल्डिहाइड कंसिडर किया, इसलिए यहाँ R लिखा है और एक तरफ H है। तो अब ये एक हाइड्रोजन तो ये इसको दे देगा, दूसरा क्या फॉर्म हो रहा है, RCOO-। अब RCOO- क्या है, एक स्टेबल चीज़ है, कार्बोक्सिलेट आयन है, तो वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन फट से दे देगा इसको, और ये कार्बोक्सिलेट आयन जैसे ये इसको हाइड्रोजन देगा O- हो जाएगा, O- क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ठीक है, और इन्होंने किसके साथ कंपेयर किया, ये हमारा BH3 के साथ। अभी आप बोलोगे ये बीच में कैनिजारो ठूस दिया है, पर एक्चुअली में ये रिएक्शन में हमारा मैनेज में ये आ रहा था इसलिए हमने किया। डिटेल में कैनिजारो आएगा उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर जितना मैंने यहाँ कैनिजारो करवाया उतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो अब क्या होगा, हमारा जो मैनेज रिएक्शन के बारे में वापस आ जाते हैं। सो मैनेज क्या करता है, फॉर्मल्डिहाइड, अमाइन और HCl ये तीनों को रिएक्ट करके हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमारा कंपाउंड बना देता है। तो भाई कैसे, तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना वो साथ में ऐड करता है, तो ये चीज़ें हैं ना एक दूसरे से मिलती है, मतलब रिएक्शन करती है। तो कैसे करती है, तो देखो भाई अमाइन है, तो ये अमाइन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। अब कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, अल्डिहाइड। तो ये जो अमाइन है ये अल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, जैसे ही वो अल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा क्या कंपाउंड मिलेगा, अमाइन है, अल्डिहाइड पे रिएक्ट किया, फॉर्मल्डिहाइड है हमारा, ये कंपाउंड मिला, प्लस और माइनस H, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ प्रोटोनेट हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से निकला, ये HCl डाला। एसिड में क्या होगा, ये जो OH था H2O बन के निकलेगा, जैसे ही H2O बन के निकलेगा ये हो गया CH2। अब ये जो CH2 है ये डबल बॉन्ड N के साथ ये दोनों के बीच में बॉन्ड ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि यहाँ से H2O गया तो क्या बॉन्ड तो बनेगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने, तो ये हमारा इमीन सॉल्ट बना। अब ये जो इमीन सॉल्ट है ये हमारे कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट देगा। चलो पहले देख लेते कैसे बना प्रोडक्ट बनेगा। ये जो CH2 है वो इस यहाँ आएगा और ये CH2 बन के हमारा अमाइन ग्रुप ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं हम। अब बात ये है कि ये जो इमीन सॉल्ट है ना वो स्टेबल है, तो कभी भी हम लोग को ये जो अमाइन वाले प्रोडक्ट बनाने हो ना तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा यूज कर लेते हैं। अब ये जो है ना ये शिनोमोसर्स सॉल्ट, अभी इशिनोमोसर सॉल्ट या फिर शिनोमोसर सॉल्ट आपको जैसे प्रोनाउंस करना हो,
तो ये जो है ये फॉर्म में यूज होता है, ये अवेलेबल है स्टोर्ड फॉर्म में। तो कभी भी रिएक्शन करनी हो ना तो हम इसको सीधा इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें 3 अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं आयोडाइड के आयन फॉर्म में, और हमें जब रिएक्शन चाहिए तो यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन हो रही है या कैसे रिएक्शन हो रही है। तो भाई यहाँ रिएक्शन हुई, किधर गई हमारा कीटोन में एसिड ग्रुप हुआ, एसिड ग्रुप ऐड हुआ तो प्रोटॉन देगा, किसको देगा, एच को देगा। इनोलेट फॉर्म हुआ, इनोलेट फॉर्म होने के बाद क्या होगा, हमारा जो अमाइन था, सॉरी ये जो इमीन सॉल्ट था, तो इमीन सॉल्ट कैसे, ये कार्बन और ये CH2 ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के NME2 बना देंगे। ठीक है, अब मैनेज रिएक्शन वैसे तो अल्डोल नहीं बना था, पर ये इट इज अ सिंपल वे टू मेक एमिनो कीटोन्स बनाने का ये सिंपल तरीका, एंड मेनी ड्रग मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू दिस क्लास, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसको। दूसरी फायदा में बात ये भी है कि भाई मैनेज कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इनॉन्स। ठीक है, इनॉन्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो भाई कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अब ये हमारा NME2 ग्रुप था, अब इसको आप ये क्वाटरनरी अमोनियम बना दो। क्वाटरनरी अमोनियम बनाओ तो ये निकल जाएगा, जैसे ये निकलेगा ये कार्बन की वैलेंसी चली कम होगी, ये वैलेंसी, और फिर बाद में यहाँ का एक हाइड्रोजन जाएगा, बेस ऐड कर दो तो जैसे ही वो करो तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया हमारा इनॉन। मैकेनिज्म देख लो, मिथाइल आयोडाइड डाला, टर्शरी बनाया, सॉरी क्वाटरनरी अमोनियम बनाया, जैसे क्वाटरनरी अमोनियम बनाया, बेस डाला तो ये हाइड्रोजन जाएगा, ये यहाँ से रिलीज होगा, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये दोनों निकलेगा तो ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बोनिल वापस फॉर्म हो जाएगा, ये बन गया हमारा इनॉन। तो मैनेज रिएक्शन ये बनाने में अमीनो कीटोन्स बनाने में और इनॉन्स बनाने में यूज होता है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, मैनेज यूज करते हैं। अच्छा, अब ये है ना, खुद से बनाने की ट्राई करो। ठीक है, अच्छा ये एक भी बात है कि कभी कभी एग्जाम में क्या करेंगे ये लोग, सीधा कीटो मतलब जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके एरो में ही इन लोग लिख देंगे शिनोमर्स सॉल्ट। तो वो हमारा स्मार्टनेस होना चाहिए कि हम समझ जाए इसको कि ये मैनेज रिएक्शन है। पर अगर उनको कभी कभी नॉर्मल तरीके से पूछना हो तो वो लोग ऐसे करेंगे, अमाइन भी दिया, फॉर्माल्डिहाइड भी दिया, HCl भी दिया। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ कि भाई आपको जितना भी समझ में आओ उसके बेसिस पे आप ये रिएक्शन सॉल्व करो, ठीक है, बिना देख के। सो आई होप आपने कर दिया हो। नेक्स्ट रिएक्शन कहाँ होगी, इनोलेट फॉर्म करेगा, यहाँ तो है नहीं प्रोटॉन, यहाँ फॉर्म करेगा, यहाँ फॉर्म करेगा तो हमारा जो CH2NMN वाला ग्रुप है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये दोनों ने बॉन्ड बनाया, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, मिथाइल आयोडाइड के साथ इसको क्वाटरनरी सॉल्ट बना के चला दिया, हमने बना दिया इनॉन। ठीक है, अभी ये एक चार्ट है जिसमें हमने डिस्कस किए हैं कि कौन एज अ मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एक्ट कर सकता है। तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक कौन, जैसे हमने अभी तक बात की, इलेक्ट्रोफाइल कौन एज अ एक्ट करेगा, जिसके पास जो इनोलाइज ना हो सकता हो, जो इनोलाइज ना हो सकता। अब इनोलाइज कौन नहीं होगा, जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स ना हो, जिसके पास अल्फा प्रोटॉन्स ही ना हो वो इनोलाइज नहीं होगा, जो इनोलाइज नहीं होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्फा प्रोटॉन्स ना हो, अब इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है कि इसके पास प्रोटॉन्स हो, ना इसके पास अल्फा प्रोटॉन्स है, ना इसके पास है, ना इस तरफ कार्बन ही नहीं है। अब देखो यहाँ देखा जाए ना तो इसके पास अल्फा प्रोटॉन है 1 2 3 और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की है। सो इसके पास अल्फा प्रोटॉन्स है, पर जब हम उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे ना तो क्या होगा, 1 4 एडिशन हो जाएगी, 1 2 3 4 1 4 एडिशन हो जाएगी। और जैसे ये 1 4 एडिशन हो जाएगा मतलब हमारा जो मेन टारगेट था वो तो काम ही नहीं लगा। ठीक है, सो ये होने के बावजूद भी हमें काम नहीं लगा, ना इसके पास अल्फा प्रोटॉन्स, ना इधर सेम चीज, ना यहाँ ना यहाँ। सो ये ऐसे ऐसे कोई कंपाउंड्स है, पर ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप मॉलिक्यूल देख लो, आप खुद पता लगा लो कि भाई प्रोटॉन्स है या नहीं है। ठीक है, अब काफी कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं कि जो इनोलाइज हो सकते पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अगर ये आपको याद हो तो हमने 25th चैप्टर में देखा था, 25th चैप्टर में हमने अलग कंपाउंड्स देखे थे जो इनोलाइज हो सकते हैं, जिसमें से हमने देखा था नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोमीथेन देखा था। आई होप आपको याद हो। सो नाइट्रोमीथेन में क्या होगा, ये है क्या नहीं है, ये ओके,
ये इनोलाइज हो सकता है पर ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है इन नेचर, ठीक है। तो कैसे ये इनोलाइज होगा, क्यों इनोलाइज होगा, क्योंकि इसका इनोलाइजेशन स्टेप हमने देख लो, ये नाइट्रोमीथेन है, इसको इनोलाइजेशन कैसे करेंगे, हमारा ये जो मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा ये O का बॉन्ड टूट के ये O माइनस हो जाएगा, ये बन गया इनोलेट। सो ये इनोलेट इसके साथ डायरेक्ट रिएक्ट करके ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा, प्रोटोनेशन करो OH आ गया। सो यहाँ देखो अल्डोल में क्या हो रहा था, अल्डिहाइड और उसके बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा था। अब यहाँ क्या है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप है और बीटा पोजीशन है, तो इसको कुछ नाइट्रोल बोलना चाहिए हमें, पर हम लोग वो नहीं, ये अल्डोल एक जनरल टर्म यूज कर दिया इन्होंने और वही हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। वापस रिएक्शन, अच्छा अब एक रिएक्शन समझ गए ना, तो ये खुद से कर लो, ये इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा ये दोनों रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन तो ये एक है और ये 25th चैप्टर का रिएक्शन। सो आप बच गए, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। सो डिटेल में जाते हैं। अब बात ये होती है कि हमारा जो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, साइक्लोहेक्सेनॉन सो ये जो साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग है, पॉसिबिलिटी है कि ये इसका इनोलेट फॉर्म करके ये खुद से भी रिएक्ट कर सकता है, तो भाई वो पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं है। ये देखो ये हमारा कंपाउंड मिल गया। अब और दूसरी बात ये कि ये जो हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन है वो नाइट्रो के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट दे रहा है, पर होने को ये भी हो सकता है। तो भाई when both ketone and nitroalkane are present, the base prefer to remove a proton from nitromethane। अभी बात ये है कि ये इनोलेट फॉर्म हो तो ये रिएक्शन होगी ना। प्रॉब्लम ये है कि ये इनोलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, इनोलेट हमारा ये फॉर्म हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बेस जो चलो अल्फा प्रोटॉन तो इसके पास भी, इसके पास भी थे, यहाँ CH3 था तो इसके पास भी थे। तो भाई झा इसका इसीलिए रहा है क्योंकि pKa वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब pKa वैल्यू का अलग चैप्टर है, सो यहाँ मैं उसको घसीटना नहीं चाहती। सो जैसे ये जो pKa वैल्यू है वो उसका नाइट्रो का ज्यादा है, नाइट्रो का कितना है वैल्यू pKa का, कीटोन का 20 है बट नाइट्रोमीथेन का 10 है। सो इस वजह से pKa वैल्यू कम है, इसलिए NaOH जो बेस है वो यहाँ पे अटैक करता है और इस पे नहीं करता। जब इस पे अटैक करता है तो सेल्फ कंडेंसेशन का सवाल कैंसिल हो जाता है और ये दोनों रिएक्ट करके हमें अच्छा खासा प्रोडक्ट दे देते हैं। अब ये जो था ये नाइट्रो ग्रुप का एडिशन है, ये हमने 22 में बनाया था, 22 नहीं 25th में भी हमने नाइट्रो अल्केन्स बनाए थे। सो उसमें है तो वो मैं रिपीट नहीं कर रही है। छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाइट्रो अल्कीन्स एज टर्माइट डिफेंस कंपाउंड्स। तो भाई बात ये होती है, एक टर्माइट एक एनिमल है, मैं जैसे वीडियो खत्म होता है मैं उसका एक फोटो दिखा देती हूँ। सो एनिमल नहीं है सॉरी इंसेक्ट है। सो टर्माइट्स जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं और उसमें स्पेसिफिकली ये प्रोराइनोटर्मिस सिंप्लेक्स, इनके सिर ह्यूज हेड्स होते हैं। तो उसमें है ना ऐसे वैरायटी होती है, जैसे कि उसमें ना सोल्जर्स होते हैं, जैसे कि हमारे हनी बीज में होते हैं, पता है क्वीन होते हैं और वर्कर्स होते हैं। तो इसमें जो टर्माइट्स है ना उसमें सोल्जर्स होते हैं। तो ये जो सोल्जर्स है ना ये क्या करते हैं, जैसे कि डिफेंस के लिए है ना इन लोग एक कंपाउंड यूज करते हैं, स्प्रे अ टॉक्सिक नाइट्रो अल्कीन ऑन देयर एनिमीज। जैसे ही कोई उनको दुश्मन दिखे, अभी उनके दुश्मन कौन होंगे, जैसे कि कीड़े मकोड़े होते हैं तो एंड्स होते हैं इनके दुश्मन, तो उनके दुश्मन पे है ना वो क्या नाइट्रो अल्कीन स्प्रे करता है। तो बात ये है कि ये जो नाइट्रो अल्कीन है ना ये उसके एनिमीज जो होते हैं ना उसी पे असर करता है। जबकि अगर ये जैसे कि देखो समझो युद्ध मैदान है, तो हमारे जो टर्माइट्स है वो भी है और साथ में जो दुश्मन थे वो भी है। अब इसने स्प्रे छोड़ा नाइट्रो अल्कीन का तो इन पे भी तो गिरेगा, जो हमारे जो टर्माइट्स है उन पे भी गिरेगा। चलो ये मर गए, एनिमीज जो थे वो मर गए नाइट्रो अल्कीन से, पर हमारे जो दोस्त थे वो भी तो मर जाएंगे क्योंकि नाइट्रो अल्कीन उस पे भी छीटा होगा। पर बात ये है कि हमारे जो टर्माइट्स है ना उनको कुछ नहीं होता ये नाइट्रो अल्कीन से, इसके सिर्फ एनिमीज को असर पड़ता है। तो साइंटिस्ट ने पता लगाया और उनका कंक्लूजन क्या था पता है, कि ये जो एनिमीज नहीं, ये जो टर्माइट्स होते हैं ना उनको ये नाइट्रो अल्कीन का डिकम्पोजिशन करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में। सो कभी भी अगर गलती से भी ये जो सोल्जर ने अगर टॉक्सिक
नाइट्रोअल्कीन अगर स्प्रे मारा और अगर उसके खुद के साथियों पे गिरा तो वो क्या होगा, उसका एंजाइम एक है वो कन्वर्ट करके उसको एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। जबकि एनिमीज में ऐसे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नाइट्रोअल्कीन टॉक्सिक रहेगा उनको और वो मर जाएंगे वहीं। तो ये हमने यहाँ क्यों पढ़ा क्योंकि हमारा यहाँ रिएक्शन आया नाइट्रो वाला, ठीक है। सो देख लो, ये उनका टॉक्सिक नाइट्रो अल्कीन है और एंजाइमेटिक रिडक्शन करने पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा और हमें हमारा नॉन टॉक्सिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो दूसरे टर्माइट्स होते हैं ना इसी के ग्रुप वाले, उनके पास ये एंजाइम होती है, जबकि उसके एनिमीज के पास ये एंजाइम नहीं होती, इसलिए एनिमीज मर जाते हैं और उन लोग जो होते हैं वो वर्कर टर्माइट्स जिंदा रहते हैं। साइंटिस्ट ने पता कैसे लगाया, पता है, उन्होंने ये जो टर्माइट्स थे, जो कौन सी टर्माइट्स, हाँ वर्कर टर्माइट्स जो लोग ये कर जा रहे थे, तो उनपे से इन लोग ने रिवर्स रिएक्शन लाया। रिवर्स रिएक्शन पे पता चला ये स्प्रे किया हुआ है तो इसको होता क्या होगा, ठीक है। सो वैसे पता लगा। सो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हम पढ़ रहे हैं, उसका एक लाइव यूज मतलब हम लोग लैब में भी नहीं, सीधा नेचर यूज है ये सीधा। सो कंक्लूजन ये आता है, aldol रिएक्शन किसके साथ होता है, ओनली वन इनोलाइजेबल कंपोनेंट R1 प्लस R2 कर रहे तो दोनों में से कोई एक ही इनोलाइजेबल होना चाहिए। सपोज करो R1 इनोलाइजेबल है तो उसके पास ऐसे मतलब जैसे कि कार्बोनिल है तो उसके पास 2 पोजीशंस होंगी, तो उसमें ओनली वन सेट ऑफ इनोलाइजेबल प्रोटॉन्स, मतलब एक ही तरफ उसके पास इनोलाइजेबल प्रोटॉन्स होने चाहिए, दूसरी तरफ नहीं होने चाहिए। अ कार्बोनिल इलेक्ट्रोफाइल मोर रिएक्टिव देन द कंपाउंड बीइंग इनोलाइज्ड, दिस शुड बी मोर रिएक्टिव देन R1। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा aldol रिएक्शन होगा। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। स्पेसिफिक इनॉल इक्विवेलेंस कैन बी कंट्रोल टू aldol, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू। अच्छा हाँ, वो टर्माइट्स वाला वीडियो फोटो देख लेते हैं। ये जो है ना, ये सोल्जर टर्माइट्स है जिनका हेड बहुत बड़ा होता है और ये नाइट्रोअल्कीन स्प्रे करते हैं उनके एनिमीज पे। आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो प्रो राइनो टर्मी सिंप्लेक्स पर। आज तो मेरे पास 2 सेल फोन्स था तो फिर मैंने सोचा यूज कर लो। सो दैट्स इट, थैंक यू। और आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। बाय।